Hello students, welcome back to another video. I welcome you all to JKSSB online tutorial. और ये है केमिस्ट्री की क्लास यानी साइंस की क्लास केमिस्ट्री सेक्शन के साथ। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो वो एनर्जी जो है वो हायर नोट पे है क्योंकि मैं सुबह बना रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप देखोगे कब, वो अलग बात है। एनी हाउ, बात करने वाले हैं आज सेकंड एटॉमिक मॉडल की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बेटा किसका, एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। आज हम बात करने वाले हैं रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। किसकी? रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। याद रखने पहले लिख लेते हैं, हैशटैग लगाओ यहां, बड़ा मजेदार है ये रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत मजेदार है। सीक्वेंस में पढ़ो, सीक्वेंस में नोट लिखो, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तुमको कहता है, सीक्वेंस में लिखो हर चीज को। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बना क्यों? पहले तो ये सवाल होना चाहिए माइंड में। तो यह गलती जो की थी जे थॉमसन ने, ना ही तो यदि याद करवाऊं तुमको जे थॉमसन की, ना तो उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ना ही उन्होंने कोई न्यूक्लियस का कंसेप्ट जो कि बाद में आया, तो उन्होंने कोई न्यूक्लियस की बात भी नहीं की थी कि भाई यहाँ पे सेंटर में कोई मास होता है, जबकि ये रिवील हो गया था। आज के दिनों में हम जानते हैं तो एक्सेप्टेड मॉडल है, तो ये कहता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन जे थॉमसन नहीं कर पाए। वो अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की है तो वो प्रॉपरली नहीं डिस्कस कर पाए, है ना। तो बहुत सारी खामियां थी। हालांकि मैं बता दूं, शुरू में कह रहा हूं कि रुदरफोर्ड भी एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना आसान चीज नहीं था। वो किसने किया था? नील बोहर ने किया था। तो जब नील बोहर का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जो आज हम मानते हैं, वो नील बोहर का ही एटॉमिक मॉडल, तो पूछ सकता है ना, आज की डेट में जो एटम का मॉडल मानते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं आज की डेट में, इन द प्रेजेंट सिनारियो, हुज एटॉमिक मॉडल इज वी पीपल आर एक्सेप्टिंग नाउ, है ना। तो कौन सा? नील बोहर का। तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले बेटा किसकी? रुदरफोर्ड के मॉडल की। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन लाई, और उन ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अपनी इस मॉडल के पोस्टुलेट्स दे दिए कि एटॉमिक मॉडल ऐसा होगा। तो देखो इन्होंने किया क्या, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम पड़ा रुदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वेरी सॉरी। रुदरफोर्ड्स बहुत फेमस है ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है सीधा सीधा, हु कंडक्टेड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो जवाब आपके जुबान पे होना चाहिए, रुदरफोर्ड का। और किया कब था? व्हाइल ही वाज गिविंग द एटॉमिक मॉडल, है ना, प्रपोज स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया था, तो तब क्या। अब इनके ऑब्जर्वेशंस के देखो, इन्होंने क्या किया, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लंबी कहानी नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे एक मेटल की जो सबसे मतलब मेलेबल हो, मोस्ट मेलेबल मेटल मुझे चाहिए, जो थिनेस्ट फॉर्म में जा सके, जिसकी थिनेस्ट लेयर में बना सकूं, ठीक है, वो था गोल्ड। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल लिया तो गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे। तो मैं तुम्हें एक गोल्ड का एटम लेके बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। तो मान लो अभी हमने कहा जे थॉमसन साहब की बातें भी तो माननी पड़ेंगी ना कुछ। देखो ये है, मान लेते हैं कि ये था भैया जी तुम्हारा एटम, किसका? गोल्ड का। मान लेते हैं क्या है? गोल्ड का एटम। तो मैं लिख रहा हूं यहां साथ, जो भी बनाएंगे लिखेंगे, फील करेंगे, ये गोल्ड का एटम, गोल्ड का एटम, ठीक है। अब इतना तो होगा कि एटम स्फीयर जैसा ही है, गोला तो है, ये तो क्लियर है, ठीक है। जे थॉमसन साहब ने इतना तो क्लियर किया। अब गोल्ड एटम जो है, उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा स्कैटरिंग है ना, अल्फा पार्टिकल्स जो उन्होंने यूज किए, अल्फा पार्टिकल्स bombarded with thin foil
ऑफ गोल्ड शीट। क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, जो गोल्ड शीट था उसका बिल्कुल थिन सा फाइल लिया, थिन फाइल ऑफ गोल्ड शीट, ठीक है, या गोल्ड मेटल का कहें थिन फाइल लिया और अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया। इस एक्सपेरिमेंट में यही था। अब उन्होंने किया क्या, देखो ये मान लिया गोल्ड मेटल, गोल्ड का एटम सॉरी। अब हुआ ऐसे कि उन्होंने देखा कि जस्ट 1 मिनट, गिव मी फ्यू सेकंड्स प्लीज। ठीक है, हाँ, तो अब वो क्या किया, इन्होंने रेस छोड़ी, यहां से रेस को पास आउट किया। कौन सी रेस, अल्फा रेस। अब अल्फा रेस बनाता हूं, देखो ठीक है, ध्यान से देखना जो बना रहा हूं। पूरा एक बीम उन्होंने, बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेस, है ना, बंच ऑफ रेस जिसको मैं कहूंगा। ध्यान से, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके की कहानी रही। ठीक है, ओके बेटा, अब सुनते हैं बात को कि क्या किया रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फा पार्टिकल्स, तो ये सारे क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स जो उन्होंने लिए ना, वो कौन से लिए, हीलियम के, हीलियम पार्टिकल्स लिए, ठीक है। और हीलियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव का, याद। तो कौन से अल्फा पार्टिकल यूज किए रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग में, हीलियम पार्टिकल्स। याद रखना, कभी कभी हाइड्रोजन भी देगा ऑप्शन, कभी कभी हाइड्रोजन भी ऑप्शन में देगा। अल्फा पार्टिकल्स में पहले बता चुका हूं, वो वाले पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा रेज को, सॉरी उनको याद करो, कैनाल रेज को, कैनाल रेज को याद करो जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, है ना। इसी में कह रहा हूं सीक्वेंस में पढ़ो। तो यही है, ये बम्बार्डमेंट हुआ, ये थिन फॉइल ऑफ गोल्ड एटम लिया गया और उसके अंदर अगर फॉइल गोल्ड की तो एटम भी गोल्ड का होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, देखना ऑब्जर्वेशन क्या आई, ये ध्यान से देखो। वही ऑब्जर्वेशन ने ही तो इसके पोस्टुलेट्स बनाए। देखो ये मैंने इतनी बीम छोड़ दी, बीम मतलब ग्रुप ऑफ अल्फा रेस कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। तो हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द, देखो मोस्ट ऑफ द, ये देखो जिनके ऊपर मैं ए लिख रहा हूं, जो ए लिख रहा हूं देखो ध्यान से देखो, ये सीधी निकल गई, ये सीधी निकल गई। सीधे निकलने का क्या मतलब होता है कि कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, सीधे। देखो एक चीज के ऊपर रे पड़ी, कौन से, चार्ज स्पीशीज अल्फा पार्टिकल्स पड़े जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे पड़े और सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। मतलब डिफ्लेक्ट क्या होता है, अपनी जगह से डिविएट हो जाना, ठीक है। तो वो नहीं हुए। बहुत छोटे, बहुत कम जो थी, मानो जैसे ये एक रे में आपको बता रहा हूं, बहुत कम रेज ऐसी थी, जैसे एक मैंने यहां बता दी, मानो बी ये थी। इसका मैं सॉरी, जिससे इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, इससे लिख लेते हैं। तो ये जो है बी, कुछ रेज आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐसी रेज मिलेंगी जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगी। मतलब देखो इसको जाना कहां था, सीधा जा कर रहा, तो एंगल कहां बन रहा है, तो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई, तो डिफ्लेक्ट तो की, है ना। और कुछ ऐसी थी जो पढ़ने के वजह से, ये सी है, सी देखो, ये रेड कलर वाली जो दिख रही है, ये पड़ी और वापस पीछे आ गई। बहुत रेयर होगा ऐसा, ठीक है। और कुछ थी जो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, मानो जाना इसको यहां था,
जाना इसको यहां था और ये कहां चलेगी, इस तरफ। ठीक है, अब देखो जो सीधी निकल गई, देखो सीधी जा रही वो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। सो ए वाली रेज में नो डिफ्लेक्शन, जो मैंने ए से रिप्रेजेंट करती, और ए तो मैक्सिमम है यहां, ठीक है, और ये तो सी है और ये तो डी है। सी और डी तुम्हें बहुत कम दिखेंगी, बी भी तुम्हें कम दिखेगी, ठीक है, लेकिन बी की रेशियो थोड़ी ज्यादा रहेगी, याद रखना, हालांकि मैंने कम शो की यहां, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन, ए रेज की कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, और सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन या इतनी डिफ्लेक्शन कि वो 180 डिग्री पे पीछे चलेगी वापस, ठीक है, ये याद रखना। तो अब उन्होंने कंक्लूड किया, अब ऑब्जर्वेशन की बारी थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि भैया इसका मतलब कि अगर एटम के अंदर, जब मैंने गोल्ड फॉइल से स्कैटरिंग करवाई अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इट मींस कि एटम में बहुत सारी जगह खाली थी। अगर कोई यहां 4 स्पीशीज होते तो इनको डिफ्लेक्ट ना करते, सोचने वाली बात है, ध्यान से समझो कि अगर कोई यहां पर कोई 4 स्पीशीज होते तो क्या इनका रास्ते को डिविएट ना करते? अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो इनको रिपेल करता, है ना, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, कुछ तो करता, लेकिन ये तो सीधे निकल गए। इट मींस कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। याद रखना, किसने कहा? रुदरफोर्ड ने। क्यों कहा? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद करो, तो कह रहा है कि चूंकि सारी रेज जो है वो मैक्सिमम 90% रेज जो है बेटा, इनफैक्ट 99% रेज जो थी वो सीधी निकल गई, तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। याद रखो, बहुत जो कम दूर गई। अब देखो, जैसे जैसे देखो, और अभी तो यहां पर रेज जा रही थी, जैसे जैसे रेज सेंटर के पास पहुंच रही है तो उनकी डिफ्लेक्शन हो रही है सेंटर के पास। तो उसने कंक्लूड किया कि ये जो सेंटर है ना एटम का, यहां पर कोई मास है, यहां पर छोटे मास, छोटे वॉल्यूम में बहुत सारा मास इकट्ठा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा मास छोटे से वॉल्यूम में। देखो, इतना वॉल्यूम मैंने एटम का लिया और इतना सा पिद्दू सा इसका लिया, सेंटर का। तो इस सेंटर में जो है, उसने कहा कि यहां क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या कर रहा है कि जैसे रेज इसके पास पहुंच रही है उनको कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो कितने सेंटर के पास जा रही है। जो ज्यादा पास जाएगी तो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे डी है, ये जो बी है ये स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि अभी सेंटर से थोड़ा दूर है। जो डायरेक्टली हिट कर जाएंगी सेंटर को तो बिल्कुल पीछे, उसी रास्ते से पीछे हो जाएंगी, समझ गए? तो ये मान लिया गया कि होल मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये देखने के बाद कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, और कुछ जो कर रही थी वो तब कर रही थी जो सेंटर से गुजर रही थी। तो ये मान लिया गया कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अगर देखो, अगर यहां नेगेटिव होता तो इस रे को जो ग्रीन कलर की है, इसको जो बी पार्ट, जो बी रेज मैंने बताई है, इसको तो अपनी तरफ खींचता ना, फिर अट्रैक्ट करता। ये तो इसको दूर भगा रहा है, डिफ्लेक्शन तो कर रहा है लेकिन दूर भगा के कर रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के थे, पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ। और डिफ्लेक्शन किसकी शक्ल में हुआ? रिपल्शन की शक्ल में, रिपेल हो रहे हैं। तो ये मान लिया गया कि सेंटर में कुछ कंसंट्रेटेड मास है जो रेज को या तो पीछे भेज रहा है या तो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस बहुत कॉमन, बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशंस उनके सामने आ गई कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि मैक्सिमम रेज क्या हो गई थी, निकल गई थी सीधी विदाउट डिफ्लेक्शन। और सेंटर में छोटे से बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास इकट्ठा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से ही इसका मास है, जिसकी वजह से ही इस पूरे एटम का मास है। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ना के बराबर है, 0 के बराबर, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0। तो यहां पर जो एटम का जो भी मास है इस सेंटर की वजह से ही है। तो
इसमें उसने कहा कि सारा मास यही है और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स है, इसलिए इसने इसको क्या कह दिया, इस सेंटर का नाम रख दिया न्यूक्लियस। याद रखना, इसने रुदरफोर्ड ने। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बाद अब रुदरफोर्ड ने क्या पोस्टुलेट्स दिए वो देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजेदार है। रुदरफोर्ड के पोस्टुलेट समझो। रुदरफोर्ड के पोस्टुलेट, तो रुदरफोर्ड्स मॉडल, ध्यान समझेंगे। रुदरफोर्ड्स का मॉडल में पहला पोस्टुलेट क्या है, ध्यान से समझो। पहला पोस्टुलेट तुम्हें बता दिया कि द होल मास of an atom is concentrated in the center, ठीक है, in the center consisting of, उस सेंटर में क्या है अभी तो बताया, consisting of positive charge particles। ठीक है, ये कहा उसने। The whole mass of an atom is concentrated in the center consisting of positive charge particles। उस सेंटर का नाम क्या कहा, called as न्यूक्लियस। उसको क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। And the negatively charged particles, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, and the negatively charged particles revolves around the nucleus। ध्यान से सुनना, वन बाय वन समझेंगे इनको। around the nucleus in certain paths called as orbits। certain paths called as orbits। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं जो समझाने जा रहा हूं बहुत मजेदार चीज। इसने क्या कहा कि होल मास जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड है सेंटर में, और सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। और जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, कुछ पाथ्स में, उनका नाम दे दिया ऑर्बिट्स। ठीक है, ये कहा किसने बेटा, ये कह दिया रुदरफोर्ड ने। समझ गए। सेकंड पोस्टुलेट समझो, मतलब ये कह रहा है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे जा रहा है, याद रखो। ठीक है, तो ये रुदरफोर्ड ऐसा कह रहा है। तो इसको कह दिया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जिस रास्ते को पकड़ रहा है उसको ऑर्बिट कह रहा है। ठीक है, इतना समझो। अब सेकंड बता रहा हूं, इसका पोस्टुलेट बहुत अच्छा। सेकंड पोस्टुलेट देखना बेटा, बहुत मजेदार है इसका, ध्यान से समझना उसको। सेकंड पोस्टुलेट ध्यान से, रुदरफोर्ड का मोस्ट ऑफ द स्पेस, वो तो ऑब्जर्वेशन जो उसने किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty। एटम के अंदर जो स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस, वो क्या है, एम्प्टी है। The nucleus and the outer electrons, जो मतलब बाहर घूम रहे हैं, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, are bound together by strong force of attraction। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है भैया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव, तो अट्रैक्शन का फोर्स आता है उनमें। तो ये भी उसने कहा कि न्यूक्लियस और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो उसके बाहर घूम रहे हैं, और बाउंड टुगेदर, वो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ
बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सेकंड पॉइंट जो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन थी इनकी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक, समझ गए? पहले दो पॉइंट्स मैंने कंबाइन कर दिए। पहले पॉइंट में ये था कि एटम का सारा मास सेंटर में है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा था कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट्स, चार थे तो मैंने तीन में उनको समेट दिया। ठीक है, तो समझ आ गई। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उसकी बात करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो